बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल आउटशिट। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की 5th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। सबसे पहले तो आपसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपने मेरे लिए ढेरों ढेरों दुआएँ करनी है कि मेरा वाइवा बहुत अच्छा हो जाए। कल मेरा वाइवा है और मैं अभी यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी लेट आई हूँ, तो आप लोगों ने मेरे लिए ढेरों दुआएं करनी है कि मेरा वाइवा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। आज सारा दिन उधर लग गया है, कल बस अच्छे से वाइवा आ जाए फिर एमफिल का सफ़र भी तमाम हो जाएगा। चले खैर आते हैं नावल की तरफ। पिछली एपिसोड बड़ी लॉन्ग थी, आज हम देखते हैं कितनी होती। वो पाई बाग में घूम रही थी, खुद को चादर में अच्छी तरह छुपाए वो कदम हौले हौले घास पर धरती थी कि अचानक हवा सरगोशियाँ सी करती इसका दामन खींचने लगी, जैसे कह रही वो देखो सामने। सामने कहाँ? वो हैरान हुई। इसने देखा वहाँ कोई वजूद काली आंधी की नज़र हुआ था। नहीं, काली नहीं, शायद सुर्ख आंधी थी वो। पाँव मट्टी आलूद हो चुके थे, अभी पाँव तले मौजूद नरम घास गायब थी। इसने देखना चाहा कोई इसको आवाज़ दे रहा था। इसने कान लगाए गौर किया। आंखों में सुर्ख आंधी के जरिए मजबूर कर रहे थे कि आंखें बंद कर ली चले। तभी इसने आवाज़ सुनी, गनवा। वो झटके से उठ बैठी। चेहरे को छुआ तो इतनी ठंड के बावजूद पसीने से तरबतर था। वो कहाँ थी? दिल कहीं दूर नीचे गहराई में डूब कर उभरा। आधी मौत में भी वो इस आवाज़ के माखज़ को तलाश करती रही थी और वो आंधी। इसने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ रखा था और आंखें सख्ती से बंद की। अपनी हालत से ज़्यादा इस आंधी में गुम होती इस आवाज़ की तड़प पर परेशान हो चली। और कफस में हमने तराशा कमाल का मंजर। वलीमे का लिबास तब्दील करते वक्त आया हुआ दिखता था, जबकि ज़ोइना चहकती फिरी थी। इसे ना तो सुजावल के मूड से गर्ज थी और ना ही इसके घर वालों के वापस रुखसत होने से। इसके लिए यही बहुत था कि इसके बाबा ने इसे और सजावल को इंग्लैंड के लिए स्पॉन्सर किया था। वो भाई अभी खर्चा है जिसका भी ज़्यादा इसे परवाह क्यों होती। सजी, यू नो व्हाट? इसके पीछे से आती हुई वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी अपना प्लाश ऑन मज़ीद गहरा करती हुई बोली, नो आई डोंट नो। और अब कुछ भी ना बोलना, मैं आराम करूँगा कुछ देर। वो इसे देखे बगैर जाकर लेट गया तो वो जो बड़े आराम से खड़ी थी गुस्से से पलटी। मसला क्या तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीना, और तुम यूँ फिर रहे हो जैसे ज़बरदस्ती की गई हो। ज़बरदस्ती होगी कहना चाहता था, मगर दिमाग ठंडा रखते हुए इसकी तरफ देखने लगा। अच्छा बोलो, क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, एक तो तुम्हारे घर वाले, वो तुम्हारी बड़ी बहन के अलावा किसी ने भी अब तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। देखा तुमने, सबका मुँह ही सीधा नहीं हो रहा था। वो इसके सामने बेड पर बैठ गई। अभी तुम कह रही थी कि नए नए दिन है, अभी तुम अपनी बात की मनफी भी कर रही हो। ज़ोइना, तुम्हें गिफ्ट से मतलब नहीं होना चाहिए। देखो ये सारा घर तुम्हारे लिए सारी रात जाग कर इतना सजाया इन सब ने। एकदम से इसकी बात पर जो बाल आए थे सीधे बातें वो इसे समझा रहा था, जबकि अबरूज का ऐसे घूरी थी। घर तो छोड़ो एक तरफ, इन्होंने मेरी सूरत में गिफ्ट दिया तो है तुम्हें, क्या ये कम है? वो ज़बरदस्ती के मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला। बस बातें बना सकते हो तुम, हमेशा की तरह आज भी यही किया ना, बस बातें। इसने चिढ़कर माथे पर आए बालों को झटका दिया। अच्छा तो बताओ और क्या करूँ? इसकी तरफ देखते हुए शरारत से बोला। बस यही एक बात तुम बिला झिझक कर सकते हो सजावट। वो इसे घूरती उठने लगी तो इसने हाथ से पकड़कर दोबारा बिठाया। सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं। इसकी तरफ गौर से देखते हुए सजावल ने इसके माथे पर आए बाल हटाए। अच्छा बस फैलो मत तुम। ज़ोइना हाथ छुड़ाती भी उठ खड़ी हुई तो सजावल ने भी बिना इसकी तरफ देखे कंबल खोलकर सर तक ले लिया, जो कि वो उम्मीद लिए बैठी थी कि आगे भी कुछ बोलेगा। इसकी इस हरकत पर मुँह खोले खड़ी थी। चल तू नखरे खाला, उनका तेने पता नहीं दिमागी तवाज़ुन ख़राब होया पिया। मोहब्बत एक बेहया रकासा है। कोई मोहब्बत ने खुद को ज़रूरत का लिबास पहना रखा है। ये पाकीज़गी का ड्रामा बताओ तो इस मोहब्बत में और क्या रखा है? मोहब्बत और ज़रूरत में एक गज़ का फ़ासला। ज़रूरत लिबास है और मोहब्बत बेहया रकासा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने बेमरवत होंगे। रोका भी नहीं हमें तो, नमल मुँह बनाते हुए बोलती अपनी हिजाब की पिंस उतारती हुई बोली। इनको पता नहीं कितने अरसे बाद मौका मिला ही था, तो क्या वो हमें रोक कर अपने इन दिनों को भी गंवा देते? फजर सोफे पर बैठी अपने नाखून फाइल करती हुई बोली। वो लोग वलीमे से फ़खर ज़मान के कहने पर घर की तरफ ही निकले थे। यहाँ का यूँ सबके उदास चेहरे देखकर फ़खर ज़मान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जबकि आमना बेगम और हैदर ज़मान सबके साथ लाउंज में बैठे थे। किशोर बेगम खामोश थी फिरी थी जब शेर ज़मान ने इनको इशारे से कमरे की तरफ बुलाया। मैं तो सोच रही हूँ अजर का भी निकाह। मेरी बात सुनो, अभी ये खर्चा हुआ इतना ही बहुत है, अभी ना बात लेकर बैठ जाना। महनाज बेगम निकाह की बात करने लगी तो शहनाज ने इनकी बात काट दी। आप बस करें, इतना भी खर्चा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप सारे ज़माने को निकाह पर इकट्ठा कर ले, बस घर के लोग होंगे बहुत है। इन्होंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। सब लड़कियां बड़े मज़े से इनकी बातें सुन रही थी। ठीक है आपा, मैं आज फ़खर भाई से बात करता हूँ, कुछ दिन तक निकाह रख लेते हैं, हैदर ज़मान ने सीज़ फायर करते हुए कहा। और फिर इसके बाद हमने भी चले जाना घर में, बस ये फिर ये भूतनियाँ नाचा करेंगी। जबल जो सोफे पर आलती पालती मारे बैठा था बड़े मरे से बोला। क्यों भाई, तुम लोगों ने कहाँ चले जाना? शहनाज बेगम ठोड़ी पर हाथ रखकर हैरानी से गोई।
फुप्पो, लगता है दुश्मन ने अभी तक आप तक एक भी खबर नहीं पहुंचाई। भैया, आपके इन होनहार भतीजों की जॉब लग चुकी है और वो भी एक ही डिपार्टमेंट में। देखिएगा अब आप, हमारी भी शादी होगी। हबल बालों में उंगली फेरता हुआ बोला, लो जी, अब शादी के शौक में जॉब वाली टफ रूटीन भी मंजूर है। जबल मुंह बनाते हुए बोला, ओए हो, तो जिन्ना थोड़ा बैठा ना हबल दा, बस ब्याह करा दो। हबल भावें ना वो काले पानी की सजा दे दो, लेकिन ब्याह करा दो। अब ये दोनों भी लड़ने बैठ जाएंगे। फुप्पो, आप ये चाय पिए। गनवा एक ट्राई लिए वहाँ इन सबको चाय देने लगी। फजर नमल अपने इनसे पिछले दिनों की कहानियाँ सुनाने बैठी थी। वो जाने कब से बैठे सोचों में गुम थे। किशोर बेगम ने अपनी हर सोच इन तक मुंतकिल कर दी थी और वो बैठे जाने कहाँ की सैर कर रहे थे। जब अंदर दाखिल भी वो आरामदह कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठे थे। अब्बू, इनके पास नीचे कलीन पर बैठती हुई गनवा ने इन्हें चौंकाया। जी जी बेटे, कैसे हो? तबीयत कैसी है? वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप थके हुए लग रहे, थोड़ी देर आराम कर लेते। वो मुस्कुराकर बोली, पलकें नम सी लगती थी। अरे आराम तो कर चुका हूँ, आप ये बताइए क्या कहना है? वो नरम सी मुस्कुराहट से बोले तो गनवा इन्हें देखने लगी, बात करे भी तो कि नहीं। अरे पुत्र, अपने अब्बुओं से कौन हिचकिचाता है? बोलो, क्या कहना चाह रहा है मेरा प्यारा बच्चा? इसका हाथ जो हमेशा की तरह ठंडा ही था पकड़ कर बोले, अब्बू वो झिझकी। जी जी बोलो। इसके हाथ पर थपकी दी। चाचा अकरम आए थे कल। इसने बात का आगाज़ किया। अब के शेर ज़माने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिलाया। इन्होंने बताया कि वो जो कमेटी निकली थी इनकी, वो इन्होंने कुछ अपने रिक्शे पर लगा दी और कुछ अपने बेटे को भेज दी थी। आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करती हुई इनको किश्वर बेगम का ही परतू लगी। दूर की भतीजी थी किश्वर की, मगर कैसे दोनों में एक दूसरे का अक्स नज़र आता था। कुदसियत आई तो जहर अभी के पास थी और किश्वर पप्पो लोग भी बिजी थे। मैं ही बैठी थी इनके पास। मुझसे बात की उन्होंने। इसने बात करते हुए दूसरा हाथ इनके हाथ पर रखा। जी जी पुत्री। अब्बू, जी जी पुत्री। आजकल वो बहुत मुश्किल से गुजारा करें। 6 किलो का सिलेंडर है इनका, जिसमें रोज़ वो 150 का गैस डलवा रहे हैं और जानते हैं कि अब तक इन पर 750 का सिर्फ इस गैस सिलेंडर का कर्ज बन चुका है। अरे वो तो सब ठीक हो गया, आप असल बात पर आइए बेटा जी। वो मुस्कुराए। अब्बू, मुझे पप्पो शहनाज बता रही थी कि आपने ज़मीन मज़ारों के सुपुर्द की हुई है और आपके पास इस सब का हिसाब रखने के लिए कोई मुंशी नहीं है, तो सारा काम खुद करना पड़ता है आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप चाचा को मुंशी के तौर पर रख लें, मतलब आप इनको अच्छी तरह जानते भी और आपको आसानी भी हो जाएगी। बिलाकर बात मुकम्मल हो चुकी थी और मैं पता है सोच क्या रहा हूँ। इसने नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। इतने लाइक मेरे नमूने बेटे क्यों नहीं है? ऐसी सोच इनको तो कभी नहीं आई। देखो तो इन दोनों, इतना सोच सोच कर तुमने इतना सा मुँह भी निकाले और हल भी क्या शानदार निकाला। इसका हाथ छोड़कर वो उठे और एक तरफ बनी हुई अलमारी के पट खोलकर कुछ तलाश करने लगे। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हबल और जबल के जाने के बाद हम तीनों, यानी आप, मैं और आपकी वालदा मोहतरमा, कहीं घूम कर आएँ। मैं देख रहा हूँ बहुत उदास है वो। इसके पास वापस आकर बैठते हुए बोले। इनके हाथ में एक रजिस्टर और कुछ कागजात थे। रजिस्टर खोल कर उन्होंने सफ़ा निकाला जिसमें कुछ हाशिए लगाए गए थे। इसमें तारीख दर्ज करने के बाद रजिस्टर इसके सामने किया। ये रजिस्टर आज से आपके चचा इकरम के पास पहुंच जाएगा। इन्होंने इसे दिखाकर वो रजिस्टर बंद करके एक तरफ रखे हुए छोटे से मेज़ पर धर दिया। अब आप अगला काम बोले। आपको कैसे पता कि मैं कोई काम बोलने वाली हूँ? वह हैरान थी। अरे माँ बाप अपनी औलाद की हरकत और सकनात से पहचान ना जाए तो गाफिल माँ बाप ना हुए। वो हंसते हुए गोए हुए तो वो भी मुस्कुरा दी। मैंने चचा से कहा कि मैं इबारत के पास आया करूँगी सिलाई सीखने के लिए। इस तरह भी इनकी मदद भी हो जाएगी, मैं भी हुनर सीख लूँगी। अब की बार बात करने में रवानी थी, जैसे बात मनवाने बैठी थी। मेरा मतलब था कि सिर्फ सीखा ना जाए बल्कि कुछ रकम मखसूस करके सीखा जाए, यानी मुझे भी हुनर मिले और इनको भी मदद मिल जाए। ऐसे भारत की पढ़ाई का खर्च तो निकल जाया करेगा कम अज़ कम। अरे इसमें क्या कबाहत है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, जाया करें। फिर जब सीख जाएंगी तो कम अज़ कम अपनी वालदा साहबा के कपड़ों का बंदोबस्त तो कर दिया करेंगी। लड़कियों की तरह खर्च करती हैं कपड़ों पर वो। ओए होए, देखो अब्बा जी किड्डे दुखी है। वो हंसते हुए राजदराना अंदाज में बोले, हाँ मैंने ही तो इतना खर्चा करवा रखा है, तभी आपने जितनी फैक्ट्रियाँ बनवानी थी वो बनवा नहीं पाए। दोनों चौंके हुए पीछे खड़ी इनको घूरी थी। जहाँ गनवा ने अपनी मुस्कुराहट रोकने का होंठ फेंचे, वहीं शेर जमान इनको वजाहतें देने लगे। अरे बेगम, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मैं तो, अरे बस करे साहब, सब जानती हूँ। खुद का खर्च याद नहीं आता? आए रोज़ जो नया सूट बनता है और फिर सूट पर लगाया जाने वाला कलफ, और इस सूट को अच्छी तरह इस्त्री करने से बिजली का खर्च अलग और हमारी एनर्जी का खर्च वखरा। वो जली गई थी। सड़न वाली गालते हैं ना। फूफो, ये मतलब नहीं था अब्बू का। गनवा ने शेर जमान के इशारा करने पर बोलना चाहा तो इसकी बात भी काट गई। आप भी इन्हीं की बेटी हैं, इन्हें आप अब्बू अब्बू कहें और मुझे फुप्पो? नहीं, मुझे बताएं, मैं आपकी करीबी हुई है? पहले तो मुझसे ही जुड़ती है ना आप, कि नहीं? इस वक्त तो बोलती हुई ज़हरा बी की कॉपी लगती थी। ज़हरा बी ने वाकई आँखें औरत पर अपना रंग छोड़ा था। अम्मी, अब्बू का ये मतलब नहीं था। वह हिचकिचाती हुई शर्मिंदा सी होकर बोली तो दोनों मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब मज़ीद क्या लड़ूँ मैं आपसे? शेर जमान साहब, अपनी बेटी की इतनी सी शक्ल निकाल कर सिफारिश करने पर छोड़ दूँ, क्या याद करेंगे आप भी? किशोर बेगम ने इसको साथ लगाते हुए कहा तो वह दोनों भी मुस्कुरा दिए। मर जाओ, दफ़ा ही हो जाओ। फजर जबल आज एक बार फिर आमने सामने। ओए होए, देखो उन कौन बचता। बहुत अरसे बाद दोनों को एक दूसरे को बड़ी नखूत से सुनाने को बातें मिली थी। सबके सामने लाउंज में बैठे दोनों शुरू थे और सब यूँ खामोश गए इनकी लड़ाई में से अहम नुक्ते नोट कर। मैं काम ना करूँ तो मर जाऊँ और तुम काम ना करो तो।
जबल माथे पर खतरनाक तेवर लिए से देख रहा था। तो मेरा होने वाला शौहर, ओए होए, एक गंदी औलाद, तेरे मुंह में खाक, बेगैरत, क्या सिला दे रही हो मेरी तरबियत का? क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? कभी ज़हरा बी की औलाद को देखा है लड़ते फिरते? मेरी औलाद को और ही बहुत काम है, लड़ना भिड़ना तो बात की बात है। तू बता फजर, अब तुझे कौन पसंद आ गया जो जबल से मत्था लगा रही है? फजर की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि वहाँ कब से चुप बैठी कुदसिया बेगम बोली और सीधी सी बात को जाने किस तरफ ले गई। सबके मुंह अलग, लेकिन फजर और जबल का मुंह देखने वाला था। बेशक दोनों में लड़ाई चली थी, मगर इनकी आखिरी बात से अगर फजर को शौक लगा था तो जबल भी इस बात से इत्तेफाक न करता था। तायम्मी ऐसी कोई बात नहीं, इसने चाय ही नहीं बनाकर दी ना। इट्स ओके, मैं बना देती हूँ। लेकिन आप, नमल इनको ठंडा करना चाहते हो इसकी बात काट के। बस करो तुम लोग भी इसके काम करना, किस दिन ये खुद भी अपना घर संभालना सीखेगी। किश्वर की एक बेटी है, मजाला जो चूचरा भी कर जाए। आमना की 2 बेटियां, मगर मजाला कभी काम से ना किया। बेटियां छोड़ो, बेटे ही देख लो कैसे जी अम्मी जी अब्बू करते फिरते हैं। एक मेरी औलाद ने मुझे जलील करना लिखा हुआ है। वो भरी बैठी थी। भाभी क्या हो गया, बना देती है फजर, उठो फजर। किशोर बेगम ने इनका हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहा तो वो चटक कर फिर से शुरू हो गई। अलबत्ता फजर के लिए इनकी पिछली बार इतना बड़ा शौक थी कि वहीं जमी हुई थी आंखें टप टप बरसना शुरू हो गई थी। ये अजर कौन सा काम है, काम करके भी 100 दफ़ा जताएगी ये काम कर रही हूँ। बीबी के एहसान किया हम पर, ये घर तुम लोगों का भी है। इतना खाते पेट भरते हुए तो नहीं सोचा कभी कि ये खा चुकी हूँ। कभी आज तक ये देखा है, हमें देखा इतना काम करते हैं और दिन रात मगर कभी जताया? इसलिए नहीं जताया गैरत से खाली औरतों कि हमारी औलाद को तंगी ना हो, वरना अब इतना दमखम है हम में कि हम सारा दिन बांस की तरह सीधी खड़ी रह सकें। कभी इतना भी नहीं हुआ कि हमारी टांगी दबा दो। कभी ये नहीं कहा कि माँ चलो मैं मालिश ही कर दूँ सर की। ये कनवा बस आम सी बात पे करने बैठती तो पास तो पाँव दबाने लग जाती है। नहीं, मैं कहती हूँ इसको कौन सा फालतू दिल मिला हुआ, ये कौन सी इजाफी खुराक मिलती है, वो भी तुम लोगों के साथ बैठ कर खाती है ना। फजर की किचन की तरफ रवाना हुई थी, जबकि अजर ने महनाज बेगम के पीछे छुपना मुनासिब समझा। नमर मनाल तो अलबत्ता इस इल्ज़ाम से भी बची हुई थी, सो वहीं चुपकी रही। और इतना ना हुआ कि अगर इस बगैरत औलाद की शादी पर जा रही है तो पीछे एक आध को छोड़ जो। नहीं, मुझे बताओ ये गनवा बली का बकरा है कि हर काम में सब इसी को कुर्बान करेंगे? ये हबल अभी कुछ दिन पहले कैसे ज़हरा बी की मालिश का कह रहा था, कोई सूप बना कर दे, कोई दवाइयाँ चेक करे, यही सबको इकट्ठा ले भी गया। भाई शर्म तो खैर से तुम्हें भी नहीं आई होगी ना। अब वो बाकी बच्चों की तरफ घूमी, सबके सर झुककर गर्दनों से लगे हुए थे। जबल को इन दो लोगों को मनाना था, एक फजर और कुदसिया बेगम। फजर से जो भी लड़ाई रहती, लेकिन ऐसी बात जो कुदसिया बेगम ने सिर्फ गुस्से में कह रही थी इसे काफ़ी हर्ट करेगी। गनवा जो किचन में गई थी इसे मैसेज करके बुलाया। ताई अम्मी, गनमा वहाँ बैठे सब बच्चों को ज़हरा बी के कमरे की तरफ खिसकने का इशारा कर देकर खुद कुदसिया बेगम की पुष्ट पर आ खड़ी भी इनके कंधों को सहलाते हुए इनको नॉर्मल करने लगी। और यही बात तो कुदसिया बेगम को और खुला रही थी। इनकी अपनी औलाद भी तो थी। एक वहाँ दूर बैठा मज़ीद दूरियाँ बढ़ा गया था, दूसरी अपनी सास के पीछे से निकलकर कमरे की तरफ भागी थी और आखिरी औलाद किचन में पहले ही पहुँच चुकी थी। कहाँ वो कोताही कर गई थी। और जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ और अल्लाह के पास तो बड़ा अजर है। जीवे सिंध सिंध वाला जीवे, जीवे अजरक टोपी वाला जीवे। ओए कौन आ? ज़हरा बी के कमरे में सफ़ेद के वाल कमीज़ में एक कंधे पर मैरून अजरक डाले खड़ा कुमैल अपने सर पर रखी शीशों से सजी टोपी को सेट कर रहा था। कनपट्टी से बाल एक तरफ करता हुआ साथ साथ गुनगुना भी रहा था, जबकि गनवा वहाँ ज़हरा बी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। इसके इस तरह गुनगुनाने पर जहाँ गनवा मतवज्जा हुई, वहीं ज़हरा बी भी अपनी आंखें इसकी तरफ किए से गौर से देखी थी। इसके तो रंग ढंग ही अलग लगते थे। गलत कहा रहे हो तुम, गनवा ने इसकी मसरूफियत देख कर मुस्कुराते हुए कहा। हैं? वो मुड़कर हैरानी से देखने लगा। हैं कि बच्चे गलत कहा रहे हो, ऐसी मत कहने लग जाना। क्या मतलब? भूल जा। उफ़ कुमैल, ये शेर ऐसा नहीं है, तुम गलत शेर पढ़ रहे हो। ये इसका तर्जमा है जो तुम गा रहे हो। किसी ने अब तक गलती दुरुस्त नहीं करवाई क्या? वो आलती पालती मारे ज़हरा बी की बाएं तरफ बैठी थी, जबकि ज़हरा बी नीम दराज थी। कुमैल ज़हरा बी की दाएं तरफ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। आप ही प्लीज़ यार, अब ऐसा कह के दिल ना तोड़े, बड़ी मेहनत से याद किए हैं। अब ऐसे भी जैसे भी है मैंने इसी तरह सुना देने, इनाम वैसे भी नहीं मिलना मुझे। अब ज़रा टशन से कह पाऊँगा कि भाई हाँ, मैं हकदार था भी नहीं इनाम का। वो बड़े मज़े से कुर्सी खींच कर बैठ गया। अरे अरे, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं। मैं ऐसी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इनाम नहीं मिलेगा। बस अपनी मेहनत पूरी रखती थी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इनाम ना मिला। वो इसे जानने कब की बातें सुना रही थी, मगर बिल में शाफा इसकी कुमैल से पहली तफसीली गुफ्तगू थी, सो कुमैल को अच्छा लग रहा था। और वो इनाम कहाँ गए अब? पता नहीं। अब तो जब तक मेरी दादी अम्मा जिंदा थी वो संभाल कर रखती थी। इनके बाद ना मैंने खुद संभाले ना ही किसी और ने तकल्लुफ़ किया। वो हंसती भी अच्छी लगती थी। ये बात भी कुमैल को भी पता चली। सजावल भैया के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। और देखो तूता नहीं बोला तो ही, लेकिन एंड ते पलट गया सी। एंड ते अब्बा जी ने अपनी अनाह दे विच मुंडा रोड़ता। आप ही? वो बड़े मदद से बोल रही थी जब कुमैल ने इसे मुखातिब किया। जी? वो मुस्कुराई थी। आपको नहीं लगता भैया के साथ ज़्यादती भी है? कुमैल ने देखा इसकी आंखों की चमक एकदम से कहीं खो गई थी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी जैसा भी मामला था, मगर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही लिखे गए थे। ये तो सब तक तीन ने थोड़ी सी शरारत कर दी, वरना सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। वो मुस्कुराती हुई बोल रही थी और बात कि इसकी मुस्कुराहट से कुमैल को बहुत कुछ गलत होता महसूस हुआ। अगर तैयब ईगो ना दिखाते तो सब ठीक हो सकता था।
कुमैल ने लुकमा दिया। बच्चों वाली बात कर रहे हो, बच्चे हो ना इसीलिए। तायाबू कुछ भी कर लेते, हम तुम कुछ भी कर लेते, जो हुआ वो सब पहले से दर्ज था। और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी तो इतना करते। इसने पलके झुकाई, अखबार उठाकर साइड टेबल पर रखा और चेहरे पर फिसलती लंबी सी लट को वापस कान के पीछे अड़सते हुए चादर ठीक की। और इस दौरान में बात तो अपने इख्तिताम को पहुंची थी, मगर लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हुई। और कुमैल इसमें और ज़हरा भी में एक ही बात तो मुश्तरक थी, वो कनवा की तरह सबके पढ़ने के आदी थे। तमाम जज्बों से मौत पर है उदास आंखों से मुस्कुराना। कुमारी से गौर से देखता हुआ एकदम उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया तो मुंह खोले से देखने लगी। इससे क्या हुआ? ज़हरा बी की तरफ देखते हुए बोली तो इन्होंने भी खामोशी से आंखें मूंद ली। इशारा था कि अभी अकेला छोड़ दिया जाए। ज़ोइना के वालिद रात में से ले गए थे, यही वजह थी कि तब से अब तक सजावल अपने कमरे से ना निकला था। अगर वो इस वक्त होती तो उड़ी फिरी होती, ना खुद चैन से बैठती ना इसे बैठने देती। और चैन तो वैसे भी रहा ही नहीं था ज़िंदगी में। रात से अब तक जाने वो कितनी सिगरेट की डब्बियाँ फूंक चुका था। ज़ोइना बेशक अपनी जगह बहुत प्यारी सी, दिल तो कम बख्त वहाँ आया था जहाँ हुस्न सूरत तो एक तरफ, हुस्न सीरत भी अपना आप मनवाता था। फिर लाख लानत था जब पहले मान जाते। अदाएँ हशर जगाएं वो इतना दिलकश है, ख्याल हरफ ना पाएं वो इतना दिलकश है। वो मज़ीद एक सिगरेट सुलगाता अपार्टमेंट के लाउंज में आ बैठा। वही जगह जहाँ कुछ दिन पहले एक आवाज़ गूंजी थी, वो आवाज़ जो खुद तो मजबूती लिए हुई थी मगर अशार सिस्कियों में ढले हुए थे। कहाँ तो वो एक आइडिया लगता था कि इस मयार से नीचे ना आएगा, और कहाँ वो ज़ोइना को पसंद कर बैठा। और तो और ज़हरा भी से ज़िद भी कर चुका तो दिल भी कहाँ मात दे गया। तलक से मुस्कुराहट इसके लहजे पर आ रुकी। कदम इरम में धरे खुश कदम तो हो रो गुलाम, चिराग ही के जलाएं वो इतना दिलकश है। गज़ल कस्में सितारों की देकर अर्ज़ करें हजूर चल के दिखाएं वो इतना दिलकश है। सीलिंग में लगे पंखे को घूरता इन बातों को सोचा तो जब निकाह के दिन सोच चुका था कि कभी ज़ोइना के पास भी ना फटके रहा। हाय रे नफ्स, कहाँ लाकर पटखा था इसे किस्मत ने। अब इतना भी क्या गलत किया था इसने? एक ज़िद्दी तो थी ना करते पूरी, सब हबल की गलती थी। अगर ज़हरा भी मेरी बात मान चुकी थी तो इन्हें भी अभी से अपनी क्यों मनवा रहा था? वो भी कितनी खुली रहती थी इन दिनों, खिली रहती थी इन दिनों। हाँ सारी हबल दी गलती, तू तो बेचारा सारा ही सही सी, दूधा तो लिया सी बगैर था। ये शोख तितलियाँ बारिश में इसको देखें तो अखाड़ फेंकें कबाएँ कुबाएँ वो इतना दिलकश है। वो पंखड़ी पे अगर चलते चलते थक जाएं तो परियां पैर दबाएं वो इतना दिलकश है। ये हुन बोता नहीं हो गया, हम लोग परियों आओ दबाओ मेरे पैर। और मुस्करा रहा था। क्यों भाई, किस खुशी में? कहाँ तेरे इतने नसीब? अभी कल तक तो इसी के लिए मरा चाह रहा था जिसको तेरे निकाह में दिया गया, और लो अब तो कदम भी बढ़ा चुके हो इस रिश्ते में। अब काहे को इसे सोचते हुए जिसे इलम भी नींद बेचैनियों का। अरे भाड़ में गया सब कुछ, मैं क्यों ना सोचूं? मेरे लिए सोचना भी ममनू करोगे तो क्या सांस छीनना चाहते हो? तेरे वगैरह नहीं टीठ हड्डी मरती। वो चांद ईद का उतरे जो दिल के आंगन में, हम ईद रोज़ मनाएं वो इतना दिलकश है। ज़मीन पर खरमने जहाँ रख के होशमंद कहीं कहें बस आप बिजली गिराएं वो इतना दिलकश है। आंखें बंद किया मसरूर सा बैठा था। जाने क्यों आज इसे हरफ लफज हरफ हरफ सोचना अच्छा लग रहा था। दिल के पास तो थी ना वो, अगर वो नहीं भी मिली तो क्या हुआ? कभी कभार ही सही नज़र तो आज आ ही जाया करे कि ये अलग बात के दिल की इन बातों पर दिमाग जोर के कह के लगाता था। अब क्या करूँ, मर जाऊँ? इतना सोचना भी मना करोगे? वो चिड़ा तो दिमाग ने झंझोड़ा। हदायत पकड़ो भाई जो अता की गई, इसे तो कल से अब तक पूछा भी नहीं। वो अता नहीं की गई, सज़ा दी गई है। जिन्होंने साया का साया भी ख्वाब में देखा वो कभी घर कभी ना बसाएं वो इतना दिलकश है। दिल ने कहकर लगाया, लो भैया आज तो चौधरी सजावल सामान साहब को शार भी अपने मतलब के मिले थे। अरे बस भी करो, गोटियों की तरह समझावा के लड़कियों को, कभी एक तो कभी दूसरी। आखिर इस लड़की के भी जज्बात है जिसको ज़ुबान दे होने की वजह से माँ तक से लड़ पड़े थे। सरासर गलती थी यार, अक्ल जो ना थी। अब तुम दिमाग वाली तवीलें तो मत दो। मुझे तो पहले मेरे घर वालों ने नुक्कड़ पर लगा दिया, और जहाँ पर तुम गोटियों की बात कर रहे हो तो हाँ गलती मेरी है, मगर अब देखो तो सही, मैं खुद को समझा भी नहीं पाता यार। वो आंखें मूंदे सोफे पर नीम दरास्ता हुआ तो कोई शबी आ ठहरी। वो रात और चादर में सिमटी हुई सब लड़कियों के दरमियान मौजूद, वो वही जिसका जिक्र अब शब व रोज़ भी हुआ करता था। हलाल होती है पहली नज़र तो हशर तलक, हराम जो हटाएं वो इतना दिलकश है। जो काम सोच रहे हैं जनाब दिल में अभी वो काम भूल ही जाएं वो इतना दिलकश है। बस भी कर दो, इतना भी क्या अब डूब ही जाना। अरे तुम क्या जाना, तुम तो बस देख ही सकते हो, सोचने की भी कहाँ तुम में हिम्मत। मुझे तो इलाज मर्जा चिमटा के मैं दावा ही ना हो पाए, और मैं दावा चाहिए भी किसे? वो यूं ही आंखें मूंदे मुस्कुराया। जा फटठे कूच जा। वो किचन में थी जिस वक्त हाजा इनके पीछे चली। ऐसे हाँपती कांपती हाजा को आते देख आमना बेगम भी मुस्कुरा दी। पाजी किश्वर, वो कोई औरत आई बैठी है ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ है कि तुसी कौन? कहती है किश्वर दी भैन। बाजी किश्वर, कोई औरत आई बैठी है आपका पूछ रही थी। मैंने कहा आप कौन? तो कहती
मैं किश्वर की बहन हूँ। इसने इतला बहम पहुँचाई तो किश्वर बेगम हैरान से मुड़ी। मेरी बहन? वो उलझी हुई नज़रों से आमना बेगम और सब्ज़ी काटती कुत्सिया बेगम की तरफ देखने लगी। तुम्हारी कौन सी बहन आ गई भाई किश्वर? अब तक तो कोई नहीं थी। कुत्सिया बेगम बोली तो आमना भी इन्हें देखने लगी। वही तो मैं भी सोच रही हूँ भाभी, अब तक तो मुझे खुद भी नहीं इलम मेरी किसी बहन का। वो उलझी हुई सी जगह खड़ी थी जबकि हाजरा कभी इनकी तरफ देखती, कभी कुत्सी और कभी आमना बेगम की तरफ देखती। फिर मैं की जवाब दें? कह देनी है इतने कोई किश्वर बेगम नहीं रही है। फिर मैं क्या जवाब दूँ? भेज दूँ? कह देती हूँ यहाँ तो कोई किश्वर बेगम नहीं रहती। वो खुद ही बोलकर आगे चल पड़ी तो किश्वर बेगम ने से रोका। हाजरा रुको तो सही, एक तो तुम हवा के घोड़े पर सवार रहती हो। भाभी मुझे लगता है होना हो गनमा की पुप्पो आई है। हाजरा को रोककर वो कुत्सिया बेगम की तरफ मुड़ी। ये तो अच्छी बात है, इनको याद है अपनी भतीजी। तुम मिलो जाकर, मैं कुछ भिजवाती हूँ इनके लिए। बस ये हंडिया चढ़ा के मैं और आमना भी आते हैं। अरे नहीं भाभी, वैसी तो हरगिज़ नहीं है। जब वहाँ थी कनवा तब कौन सा पूछ लेती थी इसे। अब किस मकसद के लिए आई है वो परेशान दिखने लगी। किश्वर, आजकल तुम हर बात को दिल पर लेने लगी हो। बस इतनी सी बात है, जाओ जाकर मिलो। कुत्सिया बेगम इनको घूरते हुए बोली। अपनी देवरानियों के साथ बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह रहती थी, इनको सिखाना ढालना समझाना। ज़हरा भी ने इनको इस चीज़ के लिए कमांड दे रखी थी। ये वजह थी कि घर में अमन ही अमन हुआ करता था। अब भी इनके कहने की देर थी। किशोर बेगम सर हिलाती, सर पर चादर दुरुस्त करती चल पड़ी थी। किश्वर भाभी ने गनवा को बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी शुरू कर दी। अब तो जबल और हबल भी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, वरना दिल लगा रहता था। मुझे सुबह शेर भाई भी इनका ख्याल रखने को कह के गए थे। आमना बेगम ने प्याज हंडिया में डालकर फ्राई करते हुए कहा, ज़ाहिर है बेटी है, ऐसे ही तो नहीं बेटियों की पैदाइश से खौफ खाते हैं लोग। बेटी के नसीब से तो डरा दिया करते हैं, वरना कौन चाहता है कि रब की रहमत से मुंह मोड़े। और इसकी बेटी ने तो ना पहले नसीब में कुछ अच्छा चल रहा और ना ही अब किसी ने इसका हाथ पकड़ना चाहा। फिक्र तो बनती है ना आमना बेगम जमान। वो जाने की सोच में गुम ये सब कह रही थी कि आमना बेगम बस चुपके से इन्हें देखती रह गई। एक तल्लुक को बिखरने से बचाने के लिए मेरे दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। वो कब से इसके पीछे चलता अपने बाजू में बस शॉपर्स लटकाए चले जा रहा था, जबकि वो थी कि थकने में नहीं आ रही थी। और हमेशा की तरह अब भी से कोई सरोकार नहीं था कि सजावल जमान साथ चल भी रहा है या नहीं। फ़र्क ये आया था कि पहले सजावल खुशी से जाया करता था, अभी से वो कतार घेरे हुए थी। बस कर दो जोए ना, ये सब ऑलरेडी है तुम्हारे पास। क्या है? अगर थोड़े मुझे खुश हो लेने तो बहुत ही बोरिंग हो गया तुम। वो उलझी। अच्छा बाबा, मैं नहीं कुछ बोलूँगा अब, लेकिन मुझे भूख लग रही है, कुछ खा तो लेने दो, फिर शुरू कर लेना यार। वो वाकई चल चल कर पेट से महरूमियत इख्तियार करने के दर्जे पर पहुंच चुका था। तुम वहाँ चलो, मैं बस ये आइटम लेकर आती हूँ। इसने मुंह बनाते हुए मॉल में बनी कॉफ़ी शॉप की तरफ इशारा किया। कॉफ़ी पीऊँगा मैं? वो मुँह खोले से देखने लगा। हाँ तो भूख लग रही है मैडम मुझे। वो इसे घूरते हुए बोला तो जोइना ने कंधे उचका दिए। जाओ तुम, मैं आ जाऊँगी खुद ही वापस। इसके हाथ से शॉपर्स पकड़ कर वो आगे को जल्दी जबकि सजावली से देखते रह गए। रुको तो सही, नाराज़ हो जाओगी अब तुम। इसके पीछे भागते हुए बोला, जो भी था ताल्लुक तो निभाना ही था। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो एक लहीम शहीम औरत को साथ बैठे कमज़ोर से मर्द के कान में खुसर पुसर करते हुए पाया। अस्सलाम वालेकुम। किश्वर बेगम ने सलाम किया तो वो दोनों चौंके। मर्द तो खड़ा हो गया, अलबत्ता औरत बैठी गई। किश्वर बेगम ने अचानक आने वाली मुस्कुराहट को रोका। कैसी हो किश्वर? वो सोफे पर बैठी तो औरत ने करख्त सी आवाज़ को नरम लहजे में ढालते हुए पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ कीजिएगा मैं पहचान नहीं पाई। इन्होंने एक नज़र हाजरा पर डाली, जिनके सोफे के पास ही खड़ी सामने बैठे मेहमानों का जायज़ा ले रही थी। हो हाय किश्वर, भूल भी गई? मैंने इतना खिलाया तुम्हें बचपन में, भुला दिया सब? अरे मैं तुम्हारी खाला की बेटी हूँ, रियाज। वो ऐसे अपना बड़ा सर हिलाते हुए अफसोस कर रही थी कि किश्वर बेगम वाकई डर गई। अरे बाजी रियाज, मैं वाकई नहीं पहचान पाई। असल में जब आखिरी बार देखा था तब तो बहुत स्मार्ट सी थी आप, बिल्कुल ही बदल गई हैं। वजाहत देने लगी। असल में अब बहू आ गई ना तो सारा काम वही करती है, बस इसीलिए जवाब इस औरत की बजाय नहीब से आदमी ने दिया। हाजरा जो औरत के नाम से अपनी हंसी को काबू में रखे हुए थी, इस नाम मर्द की बात पर खिलखिलाकर हंसती। जहाँ इस औरत ने इसे घूरा, वहीं किश्वर बेगम ने भी इसकी तरफ पलट कर तनबीही नजर डाली। हाजरा कुछ लेकर आए, मेहमान पहली बार आए। दान पीसते हुए इन्होंने कहा तो हाजरा अपनी खैर मना दी वहाँ से निकली। 40-50 साल औरत और इस खानदान की पुरानी मुलाजमा होने के बावजूद भी हाजरा अक्सर उल्लड़ लड़के वाली हरकतें कर जाया करती थी। उन जगह बैठा ही सामने नमूना थे हाजरा ने, फिर अद्दा ही हरकत आप ही करनी है। किशोर बेगम ने वापस अपने मेहमानों की तरफ नजर की तो औरत को मर्द की तरफ घूरते हुए पाया। और सुनाए बाजी रियाज कैसी हैं? ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो बोली। बस क्या सुनाऊँ तुम्हें मैं, मेरा तो देखो जवान भाई मरा था, फिर भाभी भी पीछे चली गई। माँ ने भी तो देखो कैसे वक्त पर छोड़ दिया मुझे। अब तो बस एक भतीजी थी, इसी को देखकर जीती थी मैं, और वो भी वहाँ से यहाँ इतनी दूर बुलवा लिया तुमने इसे। सच मानो तो दिल ही नहीं लगता मेरा तो। ओए होए, एडी तो बेचारी भतीजी दी सगी। वो मुँह के अजीब अजीब जावी बनाते हुए बोली थी और किश्वर बेगम थी कि इनकी बातों से अलर्ट हो चुकी थी, जबकि ड्राइंग रूम की खुली खिड़की से छुप कर नजर डालती नमल और फजर पर मुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। बाजी मुझे तो अल्लाह ने गन्मा की सूरत में बेटी अता कर दी, मैं तो जितना शुक्र करूँ कम है। किश्वर ने बात बढ़ाने को कब इनकी आने का मौक़ ही तो जानना चाहती थी। वो तो सब ठीक है, मगर मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है सोचना कि मेरी भतीजी अब इतनी दूर है मुझसे। वैसे है कहाँ, नज़र नहीं आ रही। वो कहते साथ ही कमरे में यूँ नज़रें दौड़ाने लगी जैसे वो कहीं वहीं कहीं छुपी बैठी थी। अभी तो वो घर पर नहीं है बाजी, किश्वर बेगम ने टालना चाहा।
हैं कहाँ गई है? अरे भाई वो तो इधर उधर हुआ ही नहीं करती थी, कहाँ है अभी? वो मशकूक सी हुई। सिलाई सीखना चाहती थी वो, आदि से जाना शुरू किया। पास ही में एक घर है, वहाँ एक बच्ची सिखाती है इसके पास। लो ये क्या बात हुई? जब फुप्पी इतनी अमीर है तो कपड़े सीने सीख कर क्या करेगी? हैं, सही नहीं कह रही है मैं। अब रुझ का आकर वो इन्हें देखती हुई साथ में अपने शौहर से भी अपनी बात की तस्दीक चाहती थी, और जाहिर है वो आखिर इनके निमाने से शौहर थे, इनको भी तस्दीक करते ही बनी। इसकी अपनी ख्वाहिश थी, मैं बुलवा देती हूँ, इन्होंने वहाँ से उठते हुए कहा। हाँ वो पानी भी भेजना, गला खुश्क हो रहा है, पता नहीं क्यों। इनके उठते रियाज साहबा ने अगला मुतालबा किया तो बाहर छुपी नमर और फजर भी हैरान हुई। इतनी तिद्दा दलेर, अब ऐसा भी कि गला खुश्क हो रहा था। कनवा पता नहीं कैसे गुजारा करती थी। पाया है सब ने दिल, मगर इस दिल के बावजूद एक शय मिली है दिल में खटकती हुई मुझे। वो सोचों में डूबी थी और हाथ थे कि सिलाई पर सिलाई लगाए जा रहे थे। गनवा आप भी? किसी ने कंधा हिला तो वो चौंकी। जी, ये सिलाई तेरी लेकर जा रही हैं आप? मैं कर लूँगी सिलाई, आप ये कपड़े कटवा दें मेरे साथ। इसको बातों में लगाने को भारत ने अपने काम की तरफ मतवज्जा किया। शेर जमान की इजाज़त देते इसने किशोर बेगम से भी बात कर ली, तभी आज वो यहाँ बैठी थी। कोशिश तो बहुत की कि नमल और फजर को भी साथ ले आती है, मगर इन दोनों में से एक भी राज़ी न हुई। ये तो रेशमी कपड़ा इबादत, वो मासूमियत से मुँह खोले से देख रही थी। इबादत हंसती, इस लड़की से थोड़ी छोटी सी बातों पर परेशान होने की उम्मीद कम अज़ कम इबादत नहीं कर सकती थी। तो क्या हुआ, मैं भी तो करती हूँ, और जहाँ आप पिज़्ज़ा बना लेती इसके सामने तो कुछ भी मुश्किल नहीं। कपड़ा खोल के फैलाते हुए बोली। पिज़्ज़ा बनाना कब मुश्किल है इबादत? बस डो पर ही तो ध्यान देना पड़ता है। इसने मुंह बनाया। बस इसे भी आप पिज़्ज़ा की डो ही समझ लें, ज़रा ध्यान देना पड़ेगा बस। वो मुस्कुराई, कमीज़ को फैलाया, गनवा को फीता दिया और मापने को कहा। ये नाप है, आप मुझे पैमाइश बताएं, फिर कपड़ा काटेंगे। गनवा हैरानी से देखने लगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप ही ऐसे क्यों देख रही हैं? सच बताऊँ तुम्हें? गनवा फीता पकड़े कपड़े का मापने लगी। भारत ने सर हिलाया। स्कूल में जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे ना, मैं तब भी इस मापतोल से भागा करती थी। मेरे सब टीचर्स मेरी सारा से वाकिफ थे और हर बार मुझे आगे करते थे। वो मुस्कुराती हुई से बता रही थी और इबारत एक नोटबुक पर पैमाइश लिखती जा रही थी। आपने ग्रेजुएशन कर ली क्या? इबारत ने कैंची पकड़ी और कपड़ा काटने लगी। अरे मैं तो मास्टर्स भी कर चुकी हूँ, अब मैं आपसे ट्यूशन लिया करूँगी। इबारत ने कपड़ा साइड पर किया और उसे बांधते हुए एक और कपड़ा पिलाया। वो तो बात की बात है, पहले मुझे तुम इस माप और नाप का फ़र्क तो समझाओ। अरे ये तो मेरी अम्मा बोला करती थी, मुझे भी इन्हीं से आदत है। इनके मुताबिक माप और नाप में कोई फ़र्क नहीं है। और एक दफ़ा मैंने किशोर चाची से पूछा, इन्होंने भी इतना ही जवाब दिया कि दोनों ही उर्दू के अल्फाज हैं और इनका मतलब एक ही है। इससे पहले कि गनवा को जवाब देती बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं देखती हूँ, आप इसे मापें। दरवाजे की तरफ मुड़ी तो गनवा ने ध्यान कपड़े की तरफ लगाया। आ आ आ वो इसने दरवाज़ा खोला तो सामने कुमैल को खड़ा पाया। इसे सामने देखकर जहाँ भारत की सिट्टी गुम हुई, वहीं कुमैल भी घबरा कर इधर उधर देखने लगा। जी? इबारत ने दुपट्टा नाक तक किया और आंखें तीखी सी करके पूछा। रुख से कुछ देर तो पर्दे को हटा रहने दो, तुमको देखेगा वही जिसकी कज़ा आई है। वो आपी गनमा कहाँ है? अंदर है। इबारत ने अंदर की तरफ इशारा किया। किशोर चच्ची बुला रही है इन्हें। कुमैल ने अपना रुख बदलते हुए कहा। इसे देखता और कोई इस तरफ देखता हुआ पाता, फिर ज़ाहिर इज्जत पर सवाल भी उठाता। यही तो कुमैल चाहता नहीं था। मैं इन्हें लेने आया हूँ, मैं यही हूँ, आप इन्हें भेज दें, कुमैल ने कहा। वो मुड़ी और वापसी पर गनवा चादर में मुँह छुपाए दरवाजे से बाहर निकली। वो फाइलों में उलझा सा बैठा था जब इसके मोबाइल पर फ़ोन की घंटी ने इससे अपनी तरफ मतवज्जा किया। वो व्हाट्सएप की तरफ से नोटिफिकेशन था। यूँ ही ध्यान बटाने को इसने मोबाइल ऑन कर लिया। अपना छुपाया हुआ वो नोटिफिकेशन, जो कि शायद नहीं, यकीनन इसने किसी डर से छुपाया था। इसका मोबाइल किसी के हाथ में आ भी जाए तो इसकी गैलरी, फेसबुक के मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेजेस और इनबॉक्स, यानी हर एक ऐसी जगह जहाँ किसी के साइज़ को शर्मिंदा करती, इसने लॉक लगा रखा था। ओए होए, इसे की खुफिया छुपाया है ते कीड़ा। नोटिफिकेशन का छुआ तो सामने जो मैसेज खुला वैसे हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी था। हैरान तो यूँ कि जैसे इस मैसेज की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, कम अज़ कम जिस तरफ से वो मैसेज मौसूल हुआ था, इस तरफ से तो उम्मीद का मीम भी इसके जहन से कभी नहीं गुजरा था। When I dream of you. Maybe one day my dream will come true. Happy जुगत डे to dearest cousin. शर्म करो लड़की, मैं नामहरम हूँ तुम्हारे लिए भी। इसने फ़ौरन से टाइप कर भेजा। इश्तियाक से बार बार सामने पड़े मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र भी डालता और जहन भी इसके जवाब और लाल टमाटर मुँह का नक्शा भी खींच कर मुस्कुराया भी जाता। वह यकीनन हबल तनमला। तुम शर्म करो ज़रा, पीछे तुम्हें अक्ल हो, पूरा मैसेज तो पढ़ ले बंदा। मैसेज के साथ बिल्कुल वैसी ही इमोजी बनाकर सेंड की गई जैसे इसकी शक्ल इस वक्त हो रही थी। जबल को तो शर्मिंदगी हुई सो हुई कि जल्दी में बस अपने मतलब की चीज़ ही देख पाया था, मगर इसका चेहरा सोचकर बड़े मूड में बैठा था। अच्छा, जबल तो फजर ज़मान, अब तुम बात बदल नहीं सकती, कह तो कि नहीं रहा जा रहा मेरे बगैर। ओए हुए, साथ में ज़ुबान निकाली भी एक शक्ल बनाकर भेजी और अगले जवाब का इंतज़ार करने लगा। डूब के मर जाओ जबल ज़मान, यही मैसेज में जाकर अभी दिखाती हूँ चाचू को, तुम्हारा भी इलाज होना चाहिए सजावट भैया की तरह।
हाय, मैं तो ऐसे इलाज के इंतज़ार में बैठा हूँ। इसका खुश सा मूड एकदम खुशगवार हुआ। दफ़ा ही हो जो तुम, मेरी तौबा मैं तो तुम्हें मैसेज करेगी तो। इसके अपने तोते उड़ गए थे। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि आ जाओ जबल ज़मान, बहुत मिस कर रही हूँ। इसे छेड़कर वो मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल किए बैठा था। जब हबल इसके कैबिन में आने से घूरने लगा। क्या हुआ, आज बड़े दांत निकले, कल तक तो बड़ा सड़ा हुआ था। तो इसकी फाइल्स एक तरफ करके वो कोहनियाँ मेज़ पर जमा कर बोला, तेरी बातों पर गौर कर रहा हूँ। मोबाइल एक तरफ रखते हुए शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मसलन कौन सी बातें? एक अबरूज का आकर पूछा। सोच रहा हूँ हबल जमान कि अब अज्जी आपी के निकाह के बाद अब्बू को अपने बारे में भी खटका लगा देते हैं। फिर आपी की रुखसती के साथ ना सही तो पहले से शादी तो करवाएंगे ना, वो भी अपनी मनपसंद लड़कियों से, और हमें क्या चाहिए? वो बड़े मदद से बोला। ना कर, ये इंतहाई उल्टी तरकीब है। सजावल वाला हाल हो गया तो बुरा फंसेंगे। इसका तो चलो प्यार श्यार का मामला भी था, हम कहाँ से लड़कियाँ लाएंगे? हबल मुँह बनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। है ना आखिर मुझसे आधा घंटा छोटा, सोच कैसे मेरे जैसी बुलंद हो सकती है फिर तेरी। चल निकल, मूड ख़राब कर दिया, दफ़ा हो यहाँ से। वो मुँह बनाता दोबारा से फाइलों में घूम। मैं ਤੁਹਾਡੀ तो मंगेतरा भी बगैर तो ओदी गल कर रही सी। खैरियत कुमैल, अम्मी ने क्यों बुलवाया? गनवा जो कि अब किश्वर बेगम को इस दिन की डांट के बाद अम्मी कहने लगी थी, चारों चादर को नाक पर ठीक करते हुए फिक्रमंदी से बोली, आपको कोई फुप्पो आई है? मर्दों वाला नाम है कोई? कुमैल जवाब में सुबह वाली अजरक कंधे पर डाले हुए बोला था। कुमैल जो अब तक सुबह की वाली अजरक कंधे पर डाले हुए था, मुस्कुरा कर बोला, ओह फुप्पो रियाज। वो अजीब से अंदाज में बोली, हाँ हाँ यही नाम था। आपी फजर और नमल तो इनकी नकलें उतार उतार कर हंस रही थी, वो तो बोल भी बहुत ऊंचा रही थी। कुमैल मुस्कुराते हुए इसे तफसील से आगाह करा था। बुरी बात कुमैल, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते। कनवा ने सरजनिश की, ओ आपकी तो पुप्पो भी है ना? वो भी ज़रा शर्मिंदा ना लगता था। नहीं, लाजमी नहीं कि आपसे किसी का रिश्ता हो तभी बस इसका लिहाज करो, ये हमें शुबा नहीं देता कि हम मुसलमान होकर भी इस तरह किसी के पीछे इसकी बुरी बातें बयान करें। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी पसंद नहीं रहा। वो तो ख़ुद भी कहा करते थे कि किसी की बुराई जो इसके सामने बयान किए जाने पर इसे बुरी लगे तो इसके पीछे भी बयान ना करो। गनवा इसके साथ चलते हुए इसे समझा रही थी। आजकल बैक बाइटिंग की सब तो इन है, सब तो इन है। बल्कि अगर हम अपनी ज़ात की बात करें, अपने गिरबान में झांकें तो हम खुद इस बैक बाइटिंग से महफूज नहीं हैं। सॉरी, कोई बात नहीं, आइंदा एहतियात करना। बस सर हिलाकर तो गनवा अगली बात पर गौर करने लगी। वो मुझे लेने आई है क्या? वो परेशान सी लगती थी। एवं लेने आई है, हम नहीं जाने देंगे। कुमैल अच्छे उछल ही गया। मैं बता नहीं रही, पूछ रही हूँ कुमैल। इसे लगा वो भी रो देगी। अरे आप ही क्यों लेने आएंगी? वो इतने माह में अभी याद आना था इनको, और आई भी हैं तो मैं हूँ ना, फिक्र ही नहीं करें, जाने ही नहीं दूंगा। हवेली का दरवाज़ा बूर करते हुए बोला। अगर इन्होंने ज़बरदस्ती की तो? इसकी आंखों में खौफ चमका। तो भी नहीं होने जाने दूंगा। वो इसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराया तो गनवा इसे देखती रहेगी। सो तय था कि इम्तिहान अब रगों में रस्सियाँ डालने को तैयार थे। सावी केड़ा सौखा आंदा, एक मोड़ा ते दूजा आंदा। वो जाने कब से ही सोचों में गुम थी, जब शहनाज बेगम ने अंदर आकर इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया। लगभग बहुत हद तक ठीक था, अब बायां हिस्सा भी, अलबत्ता बायां हिस्सा भी मफलूज था। ज़हरा भी, हम सोच रहे अज्जी को निकाह रख लें, आपकी इजाज़त चाहिए थी। इन्होंने इनको सहारा देकर नीम दराज सा करवाया और ख़ुद इनके पास बैठ गई। हाँ रख लो, बेहतर है। वो बमुश्किल इतने अल्फाज अदा कर पाई थी। वो अजर नहीं मान रही, कहती है जब तक आप ठीक नहीं होती तब तक वो किसी भी किस्म का फंक्शन नहीं चाहती। मेरे पास भेजना इसे, मेरे पास। वो भी हकला कर बोली। फुप्पो, हम ज़हरा बी की मालिश करने लगी, आप अपनी बहन की बातें सुने जाकर। पर जो शोर सा मचाती हुई कमरे में दाखिल हुई और इनको बाहर निकाल कर ही दम लिए, फिर ज़हरा बी के पास बैठ कर बोली, तंग बहुत करती हैं आपको। ज़हरा बी हल्का समझका दी। आपकी मेडिसिन ख़त्म होने वाली है, जबल और हबल इतवार को वापस आएंगे और हम इनके साथ चेकअप करवाने जाएंगे। अभी से इसलिए बता रही हूँ कि तैयार रहिएगा, आप घबराती बहुत है ना अस्पताल से, तो सोचा अभी बता दूँ। फजर इनके बाजू की मालिश करती हुई इनसे हल्की फुल्की बातें करती, तभी नमल भी सूप लिए वहाँ चली है। वो लोग इनके पास बैठे इनको सारे दिन की दास्तान सुना रही थी। अंगड़ाई लेते और जमाई रोकते हुए लाम को हाथ मारकर बंद करते वो कंबल में ही सीधा हो बैठा। नज़र अपनी दाएं तरफ लेटी जोइना की तरफ गई तो इसकी बेखबरी पर रश का एक वो ज़माना था जब वो भी यूं ही सोया करता था, रात में देर तक इसी बातों में गुजारना और भरपूर नींद लेकर फ्रेश उठना। अब नींद पूरी होती थी, ना ही अब वो तरोताज़ की रही थी। लाख कोशिश करने पर वो बिलाकर जोइना की तरफ मतवज्जा हो ही जाया करता था। अब तो हाल ये था कि रात में पास लेटा वजूद भी तभी तवज्जो मबसूल करवाता जब नफ्स कल्पा पा जाता। आखिर को मर्द था, क्यों ना अपना हक वसूल करता। लेकिन दिल के भी क्या कहने, कहाँ कहाँ नहीं इसने जलील करवाया, और कौन कौन नहीं जलील हुआ इस दिल के हाथों। मगर दिल एक तरफ वो कैसी गिरी हुई हरकत कर रहा था, सोचना किसी और को, देखना किसी और को, निकाह में कोई और, जहन में कोई और। जब ताल्लुक़ हलाल ही नहीं था तो ये सोच भी क्यों आती थी। जिसके साथ ताल्लुक़ हलाल ताल्लुक़ था वो तो अब कहीं नज़र ही नहीं आई थी। इसे खुद से घिन आने लगी। जोइना, इसके डाई किए हुए बिखरे बालों में हाथ फेरता इसे जगाने लगा। तंग नहीं करो सज्जी। इसने करवट बदली और एक बार फिर गहरी नींद में डूब गई। बात तो सुन लो लड़की। इसका रुख अपनी तरफ किए हुए बोला। मेरी बात सुनो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब तुम रूटीन पर आओ, ऑफिस जाया करो ताकि दिमाग ठीक हो तुम्हारा। मैं हरगिज़ भी तुम्हें यहाँ एक ही कमरे में बंद नहीं देख सकती। अब हटो, मुझे सोने दो।
आंखें खोले एक ही सांस में सब बोल के कंबर सर तक ताना और फिर से सो गई। सजावल जो हैरान से इसे देख रहा था कहका लगा के हंसा। बहुत दिनों बाद पहले वाली सोने लगी थी। बेशरम, तुम बहुत दिन बाद इस पर गौर फरमा रहे हो। दिमाग ने खींच कर चमाट मारी जो खांसी निशाने पर लगी। मैं नाश्ता ला रहा हूँ, तुम बस इतनी फेवर करो कि बर्तन तैयार रखो। यूँ गया बस घंटे में वापस आया। वॉशरूम में गया, मुंह पर कुछ छींटे मारो इसे कहता बाहर निकल गया। अलबत्ता जोइना बीबी कमरे में छुपी सो रही थी। ये क्या बात हुई? गरमा ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया और ये है कि रिश्ता सुना रही है। आमना बेगम जो कि कब से लाउंज में बैठी किश्वर बेगम की बातें सुनी थी आखिर बोली पड़ी। बात तो यही है आमना, गनवा की शक्ल से साफ जाहिर हो रहा है रियाजबाजी झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानती कि इनको छूट के क्या ज़रूरत पेश आई होगी। किश्वर बेगम सर में दर्द के बायस एक पट्टी सी बांधे बैठी थी। नमल इनके पास बैठी जबकि फजर इनके लिए चाय बनाने किचन में गई थी। गनवार को मैल जहरा भी को व्हीलचेयर पर बिठाए बाहर हाथे में जमा औरतों से मिलवाने लेके। ये मजमा भी बहुत दिनों बाद आज इकट्ठा हुआ था। आपने गनवा से पूछा कुछ? क्या कहती है वो? आमना बेगम ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। मुबादा वसात से गुजरती रानी ना सुन ले। वो तो बात को लम्हों में मिनाल तक पहुँचाती थी। मिनाल तो घर का भेदी लंगा ठाए वाला काम सर अंजाम देती यानी पप्पे कुटनी तो चुगल खोरनी। इस मासूम ने क्या कहना, बस चुप सी रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती इतना बर्दाश्त कैसे करती रही इन लोगों को। मेरी खाला वाली तो अब बात भी नहीं है, एक बात भी नहीं है रियाजबाजी में। वो भी जली तो बैठी थी। मेरी बात सुनो, कोई और अच्छा सा रिश्ता देखो। गनवा का कम से कम टाँका भर दो। कोई कह तो ना सके कुछ भी। शहनाज बेगम इनके पास बैठती हुई बोली। लेकिन आपा इतनी जल्दी कहाँ से आएगा रिश्ता? किश्वर परेशान सी। मेरे कुछ जानने वाले हैं लाहौर में, बहुत ही अच्छे लड़के, कहो तो मैं बात किए देती हूँ। शहनाज बेगम राजतराना अंदाज में बोली। अभी तो मैं आज आपके भाई से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। इन्होंने फजर के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। अभी तो सजावल की शादी को 2 माह होने को आए हैं। इसका ही क्या नहीं भुला रहा कोई। अब ये नई मुसीबत मुंह खोले खड़ी है। बंदा पूछे सारी ज़िंदगी आपके दर पर ही मेरी बच्ची, तब तो आपको ख्याल नहीं आया कि अगर रिश्ता था ही तो आप ही के घर आना था तो मुस्तकिल अपनी तरफ रख लेते। इसे दर दर की खाक तो ना छाननी पड़ती। ईश्वर एक बार फिर शुरू होगी जबकि नमल और फजर एक दूसरे को देख रही थी। मेरा जिक्र पढ़ने वाले मेरा रास्ता ना चुन ले, सरवरक ये भी लिखना मुझे मात हो गई थी। वो लाउंज में सोफे पर लैपटॉप लिए बैठा काम कर रहा था जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुलने बंद होने की आवाज़। इसने परवाना की अक्सर गुस्से में सोना यूँ कर दिया करती थी और इसका गुस्सा बहुत ही आम सी बात थी, नई बात हरगिज़ ना रही थी इसकी। अब ये क्या बेहूदगी है सजावल? वो इसके सामने खड़ी थी, ग्रे टाइट्स और सजावल की काली शर्ट पहने, बालों का बन बनाए वो सामने खड़ी थी। आजकल चेहरा कुछ ज़्यादा ही पुरनूर होता जा रहा था, जाने क्यों किसी ख्याल के तहत वो मुस्कुराए। मुझे तो कोई बेहूदगी नज़र नहीं आ रही। यू लुक नाइस इन माई शर्ट बेबी। इसे पिचकारने के अंदाज में गोया वो फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। मैं ये इस बारे में पूछ रही तुमसे। इसने एक बारीक सी पत्री इसकी गोद में फेंकी। वो इसे पकड़ कर देखने लगा। क्या है ये? वह ब्रूच का कर देखने लगा। प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप। वो चीखी सजावल को लगा इसके कान फट जाएंगे। तो सो तुम इतना नॉर्मली कैसे बिहेव कर सकते हो सजावल सामान? वो यूँ उछल रही थी जैसे जाने क्या हो गया। वो अभी भी उलझा वैसे देख रहा था। क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे सीरियसली एक भी लफ्ज़ की समझ नहीं आ रहा। इसने लैपटॉप बंद किया और उसको देखते हुए बोला, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैंने तुमसे कहा भी था। रियली? वो इस हद तक खुश था कि जोइना को उलझन हुई। इसके करीब आया तो फ़ौरन से पीछे हटी थी। मेरे पास मत आना तुम वहशी जानवर, मैंने कहा भी था मैं कंसीव नहीं करना चाहती। तुमने मेरी बात एक बार भी सुनी? वो चटकी। तो इसमें बुराई क्या? इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है इस बात को तुम? वो हैरान खड़ा था। ये वक्त ऐसा रवैया दिखाने का तो हरगिज़ नहीं था। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं खुद को कब टाइम दूंगी? ये सब बखेड़ा पालना लाजमी था क्या? वो हद से ज़्यादा ऊंचा बोल रही थी। जोइना बाज रो, ऐसी बातें नहीं करते, खुशखबरी है ये तो। और तुम हो कितने प्यारे। प्यारे? क्या प्यारे और क्या खुशखबरी? तुम हमेशा मुझसे यही चाहते थे। इतना ही शौक था, कुछ अर्सा सब्र कर लेते। मुझसे मेरी आज़ादी क्यों छीन रहे हो? कौन सी आज़ादी छीन ली है मैंने? अब भी वैसे घूमना जैसे पहले घूमती हो। मैंने कब मना किया तुम्हें किसी काम से? अगर एक मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाने दोगी तो क्या हो जाएगा? वो बहुत ही आराम से समझाया था। वो थी कि चटकती जा रही थी। सजावल ज़मान, तुम चाहते ये थे। तुम पहले भी यही कहा करते थे कि मुझे घर में रखोगे। एक तरफ वो तुम्हारे जाहिल घर वाले और एक तरफ अब तुम। मैं बताऊँ, मुझे बताओ क्या कसूर है मेरा कि मेरी एक भी नहीं मानी तुमने? मैं इसे एक लम्हा नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं इसे अबॉर्ट करवा दूंगी। मैं नहीं रख सकती इस मुसीबत को। शट अप जोइना, जस्ट शट अप। तुम हद से बढ़ रही हो। अब अगर एक भी लफ्ज़ फजूल बोली तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए गुस्से से बोला। मैंने कहा मुझसे दूर रहो तुम जानवर कहीं के, और मुझे बुलाना भी मत। जोइना इसके बाजू झटक कर कमरे में गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। एक आवाज़ थी जो पूरे अपार्टमेंट में गूंजी थी। सजावत सर पकड़ कर बैठ गई। ये कैसी मात हुई थी इसे? तेरे वगैरह बगैरह तो हाले कदम कदम पे मात होनी है। वो जो रंगीन तबस्सुम की अदा है मुझ में, मुझको लगता है कोई मेरे सिवा है मुझ में। वैसे सजावल दी देखी जाए तो एडी वड्डी गलती भी नहीं है जिहड़ी ਇਹਦੇ घर ने वड्डी सज़ा दे ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, लेकिन अपनी कितियां दा भुगतदा पे। निकाह का फ़र्ज़ अदा हुआ तो कुमैल और मिनाल फ़ौरन से अपने हिस्से का नेक वसूल करने अजर और सामल के घुटनों के पास जुड़ के। भाई ये लड़के तो घुटनों के साथ लगे कि भाई देवर होने का किराया दो, तुम काहे को साथ जुड़ गई हो? शहनाज बेगम कुर्सी पर बैठती हुई बोली।
लो, मैं भी तो लाला की साली हूँ, मेरा भी तो हक बनता है ना। मिनाल ने मुंह बनाया। ये रस्म बनती भी नहीं है अभी, ये किस तुक से कर रहे हैं? इस तरह तो हमारी भी बन जाएगी यार। क्यों अबल? जबल भी फ़ौरन अजर के घुटने को पकड़ कर बैठ गया। फुप्पो इनको हटाएं वरना मैं अंदर चली जाऊंगी, अजर ने चिढ़कर कहा। दीद ना लिहाज, शर्म करो शर्म, इस तरह कौन बोलता है? कुत्से बेगम दूर खड़ी घूरी से नवाज रही थी। अम्मी प्लीज़, इसने इनकी तरफ देखते हुए नजरों मिलते जाके तो उन्होंने गनवा और नमल से इसे अंदर ले जाने को कहा। वो इसीलिए कमरे की तरफ बढ़ गई तो सामने वहाँ से उठने को पड़ता होने लगा। लाले किधर? जबल ने पकड़ कर इसे बिठाया। यार नया नया शौहर बनाओ, शर्म आ रही है, सामने मसनूई शर्माहट दिखाते हुए कहा तो पास बैठे सभी लोग हंसने लगे। ओए खोते हो, उठो, इमाम साहब के लिए पैकेट लो अपनी ताई से और इसे इन्हें छोड़ कर आओ। वो बैठे बातें कर रहे थे जब फ़खर ज़मान की आवाज़ आई। आया था अबू। कुमैल फ़ौरन से पहले उठा। क्यों भाई, आज तो इबादत इधर ही है, तू किधर भाग रहा है? हबल ने इसे टोका। भाई कसम लेने, जो तब से अब तक देखा भी हो मैंने, इसलिए उठकर जा रहा हूँ। चलो इसी बहाने से एक आध नज़र डाल लूँगा जाते जाते, वो मिस्कीन सा बनकर बोला। एक बात तो पक्की, हद से ज़्यादा मीसना है तू। हबल ने इसकी गर्दन पर चमाट लगाई और इसे जाने का रास्ता दिया। मेरे बगैर ही इतना कुछ कर लिया, भुला दिया ना तुम लोगों ने मुझे। वो रोने को हुआ था। जोइना ने कल से अब तक इससे बात नहीं की थी। खाना खाकर दोबारा कमरे में बंद हो गई थी और वो था कैसे बुलाना भी चाहता तो यूँ इग्नोर करती जिसे जानती ना हो। इसके लिए रवैया तो बर्दाश्त के काबिल हरगिज़ ना था, लेकिन सिर्फ इसलिए चुप था कि अपनी की बात कहीं वाकई पूरी ना कर बैठे। अजीब शख्सियत बन रहा है तू, तुझे पता तो था कि होना ही है निकाह। अब लाला ने जाना था कम वक्त में, यही तो हो सकता था। हम खुद आज सुबह ही आ पाए। जबल का दिल कैसे बेनुकत सुनाया, मगर सब्र किया, जो बोल सका बोल दिया। कब की फ़्लाइट है लाला की? इसने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। नेक्स्ट फ्राइडे, अगले जुम्मे। इसने बस इतना ही जवाब दिया। मैंने कुछ बात करनी थी तुझसे यार। सजावल अचानक ही अब सुरदा सा हुआ तो जबल को बेचैनी ने घेरा। क्या हुआ, इतना उदास क्यों लग रहा है? यार मिल ले कहीं, मैं बहुत सारी बातें लिए बैठा हूँ, कहीं मिल लो तुम दोनों मुझसे। सजावल ठीक तरह से बोल, क्या बात है? हम नहीं आ पाएंगे अब, तू जानता है वैसी आवारागर्दी नहीं कर सकते हम अब। जॉब काफ़ी टफ है। जबल बालों में हाथ फेरता हुआ। यार जबल, वो मुश्किल अपने आप को संभाल कर बैठा था। हुआ क्या? जबल परेशान हुआ। कुछ दिन तक मेरी और जोइना की इंग्लैंड की फ़्लाइट है, ये बस 2 दिन का वक्त है दरमियान में। मैं चाह रहा था मिल लेता तुम लोगों से, अब्बू तब देखने की भी रवादार नहीं है, वरना मैं ही आ जाता। इसने बात को छुपाए रखना ही मुनासिब समझा। पक्का यही बात है? जबल मशकूक हुआ तो तलखी से हंस दिया। हाँ तो अब क्या मैं बातें भी छुपाऊंगा तुमसे? लग तो यही रहा है, लेकिन खैर मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ तुझे, अभी ज़हरा अभी को चेकअप के लिए लेकर जाना है। जबल ने कहा, खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। तो ये तय हुआ कि रगे खींचती जानी थी। पता नहीं हाले कितना खिंचियाँ जानियाँ और अजदा बन के रगो पैर को जकट लेता है। इतना आसान नहीं गम से रहा हो जाना। मैं हैरान हूँ चौधरी साहब, इसने कैसे अपने बाप को ही कह दिया? मैंने कहाँ इसको कमी दी थी? अभी भी जब इसने पैसे मांगे मैंने रिक्शे की थोड़ी बहुत मरम्मत करवाकर अपनी बेटी से आंख बचा के इसे रकम फराहम की। आंसू उनकी बुरी आंखों से छलकते जाते थे। अकरम, इतना ना सर पर सवार किया कर मेरे भाई, औलाद ऐसी नकम्मी हुआ करती है। फ़खर ज़मान ने इनके कंधे पर हाथ धरा। फ़खर पाजी मेरी धी भी तो है, आज तक उफ नहीं की इसने। वो मोतरज़ हुए तो फ़खर ज़मान तलखी से मुस्कुरा दिया। और धियाँ ही तो आजकल माँ बाप को संभाल रही है। अकरम, तूने अभी देखा नहीं है कि मैं कहाँ टूटा हूँ? मेरे तो भाई भी नहीं जानते मेरी टूट फूट। आज तक मैंने माँ को नहीं गई थी। आज मैं अपना पूरा पला पलाया जवान बेटा एक ऐसी लड़की को थमाया जिसके तौरतवार मुझे वहाँ 1 मिनट भी नज़र नहीं आए थे। 1 मिनट में नज़र आ गए थे। वो रोए तो ना थे, अलबत्ता थके मारे थे। मैं तो कहता हूँ ऐसी औलाद से इंसान बे औलाद मर जाए। नहीं चौधरी साहब ना, ऐसी बात नहीं मुँह से निकाला करते। जहाँ रहे खुश रहें बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अकरम चाचा तड़पे थे। हाय ये औलाद और इसके दुख देख। अकरम, आज मेरी धी का निकाह था, मेरे पुत्र को मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था। अकरम यहाँ वो तो आया ही नहीं, उन्हें तो भुला दिता सानू। हाँ तू भी अड्डा करके बैठा है, तू आजा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मलामत मिलेगी ना, तो कम अज़ कम अपने घर तो आओ ना। अकरम, वो तो आया नहीं, इसने भुला ही दिया हमें। जाने कितने दुख इस लहजे में टूट के बिखरे थे। चौधरी साहब औलाद है आजमाइश। मैं नहीं कहता कि तुसी तो मूँह मोड़ो। अगर वो इंज कर रहा है तो तुसी उन्हें पूछ लो, की पता ਤੁਹਾਡੀ राह देख तकदा होवे। चौधरी साहब ये औलाद है आजमाइश। मैं नहीं कहता कि आप इससे मुंह मोड़े, अगर वैसे करे तो आप इसको पूछ लें, क्या पता वो आपकी राह तक रहो। अकरम के कौन से कम थे जो एक ही लफ्ज़ में सिमट आते? दराड़। यही एक लफ्ज़ था, यही था, दिल में नहीं आई थी ये दराड़। हाँ मगर लहजों में आई थी, सांसों में आई थी। जाने कब ये दरार पूरी इमारत को ढा रही थी। तेरी भी तो औलाद है ना, तेरा दिल नहीं करता दिल तेरे पास आकर? फ़खर ज़मान ने सामने पड़ा रजिस्टर बंद किया और इनकी तरफ देखने लगे। गनमा के कहने पर शेर ज़मान और फ़खर ज़मान ने मुंशी के तौर पर रख लिया था। रिक्शा भी ही डेरे पर एक तरफ डाल दिया गया था और जो काम इनके स्पुर्द अब किया गया था वो ना तो मशक्क़त तलब था और ना ही इनको घर से दूर और भूखा रहना पड़ता था। हाँ मगर औलाद का गम ये था जान छोड़े रखता। मेरे दिल को छोड़े चौधरी साहब, वो बस जहाँ रहे खुश रहे। मेरी नस्ल बढ़ रही है, मुझे और क्या चाहिए? अल्लाह ताला सलामत रखे मेरी नस्ल को, मेरी पुश्तों तक कभी कोई औलाद अपने माँ बाप को वो दुख न दे जो मैंने सहे। आंखों में आंसू लिए वो रजिस्टर उठाकर बाहर की तरफ बढ़े तो फ़खर ज़मान इनको देखते रह गए। गंदी औलाद, सारी गंदी औलाद थी आ गई।
है मेरी आँख के पानी में नहाए हुए शख्स, तुझको मालूम नहीं ज़ब्त कहाँ टूटता है। वो बहुत देर से वहाँ लॉन में उजड़ी हुई हालत में बैठी थी। आजकल एक ख्वाब थे कि जान निकाले हुए थे। क्या था कि वो इन आँखों की बिनाई से महरूम कर देती, दिल अलग तड़पता था और रूह अलग कांपती थी। आज भी ऐसा ख्वाब गुजरा के भुलाए ना भूलता था। सब अपने कमरे में बंद थे और वो इस आधी रात में लॉन में अंधेरे में खुद को छुपाया आधी मौत के मंजर दोहराते हुए डर रही थी। आंधी क्यों आ रही थी ख्वाब में? आवाज़ तो अपनी होश में भी सुन चुकी थी, फिर इस आंधी का क्या मतलब सोचते हुए भी डर आता था। इसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी, चादर मुसलसल होने की बाई अच्छी खासी भीग चुकी थी। लोहे की ठंडी कुर्सी पर बैठी नंगे पांव घास पर जमाए वो ख्वाब सोचती और इस तरह देखने लग जाती जिस तरफ से इसे ख्वाब में ये आवाज़ सुनाई देती थी। इस तरफ बहुत से दरख्त लगे हुए थे, छोटा सा बाग बनाया गया था। लॉन वाला हिस्सा इस हिस्से से बहुत अलग थलग था कि यहाँ कुछ क्यारी और फूलों के गमलों के अलावा हल्की हल्की घास थी, जबकि वो हिस्सा जिसे सब पाई बाग कहते थे वो बहुत दरख्त कुछ दरख्त भी लगाए गए थे। इस तरह से आंधी तो वो वजूद की गुम होता है इस आंधी में। आँख में सुर्ख आपका मतलब, तुम समझते हो ख्वाब का मतलब। रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। तो क्या ये लिखती है क्या कि अभी मुझे खुद को रोकना था? क्यों मैं इसको सोचती हूँ जब वो मेरा कुछ है ही नहीं? मेरा तो कोई शरई ताल्लुक़ नहीं ना इससे। फिर क्यों गिरा गया इतनी बुरी तरह मुझे, और किस मुकाम पर गिरा दी गई हूँ? मुझे तो रब की मोहब्बत चाहिए थी ना। कहाँ खता की मैंने, कहाँ भूल चूक हुई मुझसे? और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। ओह ओह अल्लाह, मैंने इसे देखा था। हाँ, मैंने इसे गौर से देखा था। ओह अल्लाह, ये क्या हुआ? मैंने इसे कई बार देखा था। यहाँ तो पहली के बाद हर नज़र हराम थी। ये क्या किया था मैंने? यही थी मेरी खता। और ज़मीन पर पाँव ज़ोर से न रखें कि ज़ाहिर हो इनका छुपा हुआ सिंगार। ओ खुदा, तूने पाँव के सिंगार की पायल की आवाज़ तक को छुपाने का हुक्म दिया। मैंने तो आवाज़ का भी सिंगार ज़ाहिर कर दिया। या अल्लाह, मैं इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? मुझे क्यों नहीं होश आया? आंसू थे कि अब टपकते ही जाते थे। मैं अम्मी से कहूँगी रियाज पप्पो को हाँ कह दे। मेरे लिए वही ताल्लुक़ रहे जो हलाल हो। मुझे नहीं रहना इस सोच में भी। मुझे नहीं वहाँ रहना जहाँ इस शख्स का साया भी हो। मैंने नहीं दिल को ज़ंग-आलूद करवाना। एक फ़ैसला मुसम्मम किया और आंसू बेदर्दी से साफ़ करती वो उठ खड़ी हुई। हाय, ते हाँ करन आस्ते भी रियाज पुप्पी मिली आ। अज मौसम शाकर चसदा है, दिल आंदा है यार नू मिल आइए आवा। आज इसे यहाँ हफ्ता हो चला था, घर वालों ने इसे कोई राब्ता नहीं किया, ना ही इसने खुद कोशिश की। फ़खर ज़माने से अपने दिल से निकाल फेंका तो इसका भी वापस अपना तसल्लुत ज़ाहिर करने का कोई इरादा नहीं था। इसका दिल इनसे कटता ही जा रहा था। दूसरी तरफ ज़ोइना ने भी इसे लाताल्लुक़ी बना रखी थी। ऐसे हालात में इसका दिल करता कि कहीं जा मरे या वहीं सुकून ढूंढे जहाँ इसने अपनी नरम गरम शाल में छिपती लड़की को गाते देखा था। लेकिन ऐसा तो हरगिज़ मुमकिन न था कब इससे मिल पाता। हाँ, ये मुमकिन था कि ज़ोइना जो मुकम्मल तौर पर इससे दूर हो रही थी इसे मना लेता, लेकिन मनाने की जो सूरत इसे दरकार थी वो तो सजावल ज़मान को किसी भी कीमत पर मंजूर न थी। खुद को समझाता हुआ उठा और लाउंज में बैठी ज़ोइना के पास चला है। इतने दिन हो चुके यहाँ आए हुए, मेरे ख्याल में हम यहाँ घूमने आए थे ज़ोइना। इसके साथ बैठते हुए इसने रिमोट उठाते हुए कहा, तुम जाओ घूमो, मुझे कोई शौक़ नहीं। इसके हाथ से रिमोट खींचते हुए इसने कहा, ऐसे कैसे चलेगा? कितने दिन से मुँह बनाकर घूम रही हो, अब तो मान जाओ यार। वो इसकी तरफ देखने लगा। मैं शौक़ से मुँह हरगिज़ नहीं बनाती। तुम हर बार ऐसा काम करते हो कि मुझे खुद को लिमिटाइज़ करना पड़ता है। और अब मेरा मूड मज़ीद ख़राब मत करो, जान छोड़ दो मेरी। इसकी नज़रें सामने चलने वाली मूवी पर थी। लहजा सर था। इधर मेरी तरफ देखो। सजावल ने इसका रुख अपनी तरफ किया। ये एक पे भी आ जाए फिर आई प्रॉमिस कोई भी डिमांड नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर हौले हौले समझाने लगा। ज़ोइना इसके अलावा यहाँ वहाँ मौजूद हर चीज़ को देख रही थी। चलो अब उठो, बाहर चलते हैं कहीं, उठो। सजावल ने हाथ पकड़ कर इसे खड़ा किया, मगर वह दोबारा से बैठ गई। जिस दिन ये तुम्हें मिल जाए इसी दिन मुझे इस घर से भी निकाल लेना। इस दिन तक मत सोचना कि मैं कुछ भी लगती हूँ तुम्हारी। नज़रें अब भी सामने एलसीडी पर फिक्स थी। फजूल बातें मत करो। मैंने तुमसे कभी इस किस्म का ताल्लुक़ नहीं बनाया जो तुम्हारे मेरे लिए ताना बने। शरई रिश्ता है मेरा हमारा। अगर प्रेग्नेंट हो भी चुके तो जायज़ औलाद है हमारी। फिर अगर तुम इसे भी क्यों ख़त्म करवाने पर तुली हुई हो? वो भी थप से सोफ़े पर गिरता बोला। अलबत्ता बहुत गुस्से के बावजूद इसने लिबास को नॉर्मल रखा था। मिस्टर सजावल ज़मान, ये औलाद मेरी मर्ज़ी के बगैर आएगी तो मैं ख़त्म ही करवाऊँगी इसे, सर पर तो नहीं चढ़ाऊँगी, समझे तुम ख़त्म करवा के दिखाओ। ज़ोइना सजावल ज़मान, मैंने तुम्हें ना ख़त्म किया तो नाम बदल देना मेरा। तुम क्या कर लोगे? तुम हाँ बताओ क्या कर लोगे? वो रिमोट सामने मेज़ पर पटकते हुए चिल्लाई। कुछ नहीं करूँगा। मैं कर भी क्या सकता हूँ? खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। वो पहले तो इसे गौर से देखता रहा, फिर बोलकर उठा और बाहर निकल गया। वहाँ जहाँ की गलियों का अंदाज़ा इसे खुद भी ना था। वो चला जाना चाहता था वहाँ जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। हाँ हाँ, मरन तो नहीं चिल्लाई। वक्त के शिकंजों ने, ख्वाहिशों के फूलों को नोच नोच तोड़ा। क्या ये जुल्म थोड़ा है? अम्मी प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मैं कर सकती हूँ गुजारा। वहाँ किशोर बेगम थी कि मानने में ना आ रही थी और वो थी कि ज़िद पर अड़ी बैठी थी। गनवा, मैंने अभी तुम्हारे अब्बू से भी बात नहीं की, मैं कैसे इन्हें हाँ कह दूँ? वो तो और अच्छी बात है, आप इस तरह इनको मना भी सकती हैं। इसने इनके पास बैठते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, तुम कैसे रहोगी इनके साथ? इनके तो बात करने तक का अंदाज़ बदल चुका गनवा। वो फ़िक्रमंद थी। इसकी आप फ़िक्र नहीं करें, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप बस अब्बू से फूफो की बात करें और इनको मनाएं। गनवा, वो पुरसोच अंदाज में इसकी तरफ देखती बोली। जी
वो इनको यूँ ही देखता पाकर ठिठकी, तुम शहीर को पसंद करती हो? इन्होंने रियाज बेगम के बेटे यानी गनवा के कज़न का नाम लिया। उसका सांस वही सीने में अटका। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूँ ही कह रही थी। फूफो आपको इतनी बातें सुना कर गई, मैं तो बस इसलिए वो समझना है कि क्या बोले। अच्छा, वो इतनी बातें सुना कर गई, इस चीज़ की टेंशन है, वो आइंदा भी बातें सुनाया करेंगे, इस बात को भी सोच लेती। वो आज अगर इतनी तेज़ी दिखा रही, कल को भी यूँ ही करेंगी गनवा। किश्वर ने इसके ठंडे हाथ पकड़कर इसे समझाना चाहा। मैं रह लूँगी अम्मी, आप बस अब्बू के सामने फूफो की कोई बुराई मत कीजिएगा, हाँ करवा दे बस। अगर करती हो पसंद तो बताती क्यों नहीं, मैं कोई अच्छा हल भी निकाल सकती हूँ बेटा। इन्होंने अपनी तरफ से वो बात गुड़ानी चाहिए जो कि अपना वजूद भी न रखती थी। मैं ज़हरा बी के पास जा रही हूँ, आज आप अब्बू से बात कर लीजिएगा। उठने लगी तो उन्होंने हाथ पकड़ के इसे फिर से बिठाया। आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है बेटा? वो इस पर माथे पर बल वाज़े थे। अम्मी, आंखों देखी मक्खी इस मक्खी से बहुत भली है जिससे हम उम्मीदें बांध लेते हैं। आवाज़ इस वक्त जाने कौन सी तपश में भीगी थी कि किश्वर बेगम ठिठक कर इसे देखने लगी। और आंखों देखी मक्खी इस मक्खी से भी बहुत बेहतर है जिसे अभी हमने परखना होता है। कम अज़ कम ये आंखों देखी मक्खी नस्ल परखी और जांची भी तो होती है ना। वो कहकर उठी और इनको हैरत के गोते में खान के अकेला छोड़ गई। छित्र खान दे काम मैं दे गनवा दे पास ना। इसे कहना मेरी सोचे हरास है, मेरे जज्बे परेशान है मेरा दिल भी। इसे कहना कि पहले से कहीं ज़्यादा, कहीं बढ़कर मुझे इसकी ज़रूरत है। रात जोयना के साथ बहस के बाद वो यूं ही बाहर निकला था, चूँकि रास्तों का कोई अंदाज़ा न था, सो वो यहाँ वहाँ बस घूमता रहा। रात का कौन सा पैर था वो नहीं जानता। मोबाइल भी साथ में लाया था, अगर लाया भी होता तो इस किसी ने इसे कॉल करनी थी। वो यूं ही गलियाँ माप रहा था जब नशे में धुत कुछ हप्पी लड़के बालों की मीडियाँ सी बनाए और इनमें बीड्स परोए, कलाइयों में बैंड्स पहने, हाथों में शराब की बोतलें थामे वहाँ से गुजरे। इसने ध्यान न दिया, जाहिर है इसका इनसे कोई ताल्लुक मतलब न था। वो चलता जा रहा था जब अपने पीछे से लड़खड़ाते कदमों की चाप सुनाई दी। इसने मुड़कर देखना चाहा मगर किसी ने इसके सर के पिछले हिस्से पर शिद्दत से कोई कांच तोड़ा था। वो होश से बेगाना होकर गिर जाना चाहता था मगर आंखों के सामने का मंजर देखने पर रहने पर मजबूर किया। इसको पत्थरों के सख्त रविश पर फेंक कर वो घसीटते हुए ले जा रहे थे। किसी ने पाँव से खींच रखा था, किसी ने लड़खड़ाकर इसके कंधे पर अपने जोगर रखते हुए बोझ डाला। वो खुद को छुड़वा रहा था। मुंह से आहों सिसकियों के अलावा एक लफ्ज़ दाना होता था। इसने मदाफत दिखाने की कोशिश की तो इनके हाथ में जो है वो उठाकर इसकी टांगों पर मारते रहे। कमर तक को तोड़कर वो राजी न थे। जाने किसका गुस्सा आज इस पर निकाले थे। मुँह से मगलाजात का तूफान उबल रहा था और हाथों में पकड़े रॉड और पत्थर सब इस पर फोड़ डालने का इरादा किए बैठे थे। जब अच्छी तरह तसल्ली होगी वो तकलीफ से आवाज़ निकाल पाएगा, ना ही उठ पाएगा, तो हाथ में पकड़े रॉड एक आखिरी बार इस पर फेंकी और इसकी जेबों की तलाशी ली, जिनसे खाली वॉलेट जो कुछ आईडी कार्ड से भरा था वो भी इसके मुंह पर फेंका और इसे बेयारो मददगार छोड़कर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गए। इसकी कमर से टीसे उठ रही थी और टांगों से खून बहने लगा था। वो उठ सकता था ना ही बोल सकता था। बालों को शिद्दत से खींच कर ज़मीन पर पटका के अब सर भी दर्द से फटा जा रहा था। ओए होए, चल ये तो वाकई मरन के करीब पहुँच गया। मैं तो वैसे ही किया सी, एडी भी गलतियाँ नहीं सी जिन्हें वैसे सज़ा मिल गई। आज इतना उदास हूँ गालिब, जैसे जुल्फ़े जवान बेवा की। यार दिल बेचैन सा हो रहा है। जब बहुत देर काम में दिल लगाने के बावजूद अपना ध्यान बटाना पाया तो हबल के कैबिन में चला है। छुट्टी तो हरगिज़ नहीं मिलने वाली बेटा, अगर तो फजर याद आ रही है इसे कॉल कर ले, सिंपल। हबल अपनी बेचैनी छुपाता खुद को मसरूफ़ जाहिर करता, बस इतना ही बोल पाया। हाँ करता हूँ ज़हरा, अभी कभी हाल पूछ लेता हूँ। इसने नंबर मिलाते हुए कहा। कॉल जाती रही, दिल बैठता गया। दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। यार वो नहीं उठा रही, मैं क्या करूँ, दिल बैठ रहा है मेरा। वो तकरीबन रो देने को था। ले यार, इतना भी क्या तावला होना, मैं करता हूँ कॉल। हबल ने कॉल मिलाई और इसके परेशान से चेहरे को देखता खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगा। हाँ फजर, कैसी हो? हबल ने कहा तो जबल की सांस में सांस आई और बात दिल अभी भी उछल कूद में मसरूफ़ था। बीबी जबल की कॉल क्यों नहीं पिक करी? वो इतना उदास हुआ बैठा, बस थोड़ी देर में रोने वाला था। शुक्र है मेरी कॉल उठा चुकी हो। इसने बात को मज़ाहिर रुख देने की कोशिश की मगर जबल मुस्कुरा भी न सका। दूसरी तरफ से ना जाने क्या फजर ने क्या कहा कि हबल हल्का समझ गया। अच्छा खैर, घर में सबका हाल सुनाओ। जाने फजरी से ठीक तरह नहीं बोल रही थी या क्या वजह थी कि हबल का अपना चेहरा देखने वाला था। जबल को होल उठने लगे। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, सबको सलाम कह देना। पप्पो लोग तो जा चुके होंगे ना। दो तीन और बातें करके इसने फ़ोन रखा और जबल की तरफ देखने लगा। वो दोनों इन्हीं परेशान नज़रों से खुद को देख रहे थे। जाने के हवा के एकदम से दोनों के होंठों से सरसराहट सी सुनाई थी। वही करीब की हवा में तहलील हुई थी। सजावल जाकर तो उसी भी मिल लेंदे, जाके दोनों जने। बहुत नहीं तो कम भी नहीं था कि इसने खुद को वक्त के इस बहते हुए रेले की तरह बहने दिया था, जहाँ का अंजाम वो खुद भी बहुत अच्छे से जानती थी। ये जगह जहाँ इसने मान लेनी चाहिए थी। माँ से तो लोग अपनी बेटियों के लिए माँ मांगते हैं। इसे ये ना था कि इस घर से वहशत थी, इसे खुद से और अपनी हरासा सोचों से वहशत थी। इसे इन ख्वाबों से वहशत थी जो इसे रातों में नींद से जगाते थे और दिन में सोचों को रुलाते थे। वो इसी वहशत से तो इसे उनसीयत हो चली थी। इसे डर था अगर इन्हीं कैफियत में रही तो किसी गुनाह की मर्तकब होगी और यूँ मुमकिन हो जाता जैसे वो आज किश्वर बेगम से क्या आई थी। तो क्या ही अच्छी बात होती कि इसकी सोचे इसी एक शख्स से मंसूब होती जिस पर इसका शरई हक होता, फिर चाहे वो शहीर होता या कोई और। इसे परवाह नहीं थी। इसके लिए यही एक एहसास होता कि इसके रब ने इसे एक इम्तिहान में सुरखरू किया और इसे चाहिए भी क्या था। इसके लिए एक ही नुक्ता मानी रखता था और वो था शरीयत। किसी को वो सोचे क्यों जब वो इसका कुछ है ही नहीं। यही तो वजह थी कि वो खुद अपनी सोचों को सौदा करने चली थी। यही तो वजह थी कि इसके पास पहला और करीबी इख्तियार शहीरी था
वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि दिल बेकाबू होता सोचे मज़ीद हरासा होती, वो इस कैफे से निकल जाना चाहती थी। ए बेदरेगो बे अमा, हमने कभी की है फ़गा, हमको तेरी वहशत सही, हमको शहीद सौदा तेरा। आका साडा हाल ना जानन गलियां लंघन वाले, छत्तां विच होण त्रेड़ियां वगदे नहीं पर नाले। तो तय हुआ तकमील पाया गया कि इसे इन सबसे दूर, बहुत दूर वीरानों में आखिरी सांसों की माला को नोच नोच कर खुद से दूर करते हुए तोड़ नहीं डालना है। वो जो खुद को कभी नाकाबिले तस्खीर तस्वर के बैठा, तब जाना था कि तस्खीर तो अब की बार बहुत बुरा हुआ था। घायल होने का मतलब तो वो इस इश्क से भी ना पा सका था जहाँ इसने वो इश्क पाया था कि दिल टूट कर पुकारता था अल्लाह। हाँ, अभी से वही याद आ सकता था, अल्लाह, वही जैसे तू भुला ही बैठता है इंसान, दिन में क्या रात में भी याद नहीं करता वो रब। लेकिन ये अंधेरा इसे निगल ही जाने वाला था। यहाँ तो कोई इसे हरगिज़ नहीं बचाने आने वाला आएगा। निकला तो इसी ख्वाहिश से था कि ज़िंदगी को एक इख्तिताम दे देगा, मगर हाय रे इंसान, यहाँ मौत ने झलक दिखाई तो वही वहाँ इसे रब याद आ गया। है ना आखिर इंसान और बकरी के दिल वाला बुज़दिल। इसे अपनी टांगें बेजान होती महसूस भी, ना तो उठ सकता था ना ही खुद को सहारा देकर ही खड़ा कर सकता था। खून इस हद तक बह चुका था कि इसे अपने वजूद पर चूंटियाँ सी चलती महसूस हुई। इस वाक़े ने एक बात तो वाज़ेह कर दी, एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की अहमियत हर जगह एक सी है, एक सिफर जैसी, दरमियान से खाली सी एक दायरे जैसी। एकदम से दिल पुकारा अल्लाह। इसे ना तो अपनी माँ याद थी और ना ही नया आने वाला वजूद। इसे ना तो ज़ोइना याद थी और ना ही वो शाल में छुपी लड़की। इसे याद था तो अल्लाह। और जब इंसान को कभी कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 7। इसने खुद को घसीटना चाहा, मगर खून चूँकि ज़्यादा बह चुका था, इस पर गनूद की तारी होने लगी। यूँ लगा कोई जान निकाल रहा है। कोई पुकार ना पकड़ में आती थी, हर तरफ हूक आरम था। कोई ज़ीरून दिखता ना ही सुनाई देता। एक आध घंटे में कोई 2-3 बार इसे दूर से गाड़ी गुजरने की आवाज़ आती तो कुछ उम्मीद बनती। जैसी आवाज़ दूर होती, वो हल्का सा उठाया हुआ सर फिर से गिरा देता। बाएं टांग में इतना दर्द था कि इसे लगा कि वो टांग से महरूम हो जाएगा। इसे जिस समय चूंटियाँ सी महसूस हुई, आंखें ऊपर को चढ़ती हुई बंद होती गई। लब अब भी पुकारते थे अल्लाह। हाय रे इंसान, तकलीफ़ के वक्त तो इंसान हमें उठते बैठते हर वक्त बड़ी हुजूर कल्बी से पुकारता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 10। होश से बेगाना होते हुए जो आखिरी आवाज़ इसने सुनी हुई एक औरत की थी जो चीखो पुकार कर दी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको, किस अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कैसा क्या लगता है आपको, सजावल बचेगा कि मर जाएगा, क्या होगा आगे ट्विस्ट? तो अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो एंड करेंगे। सोनम खान प्लीज़ जल्दी जल्दी एपिसोड दे, बहुत मज़े की नावल है। थैंक यू वेरी मच सोनम। बनी बारी अमेजिंग नावल, थैंक यू बनी बारी। सोनम आ रही है जल्दी एपिसोड। एमन नूर ने दिल भेजे हैं। अली बेग बहुत प्यारा नावल है, ज़हरा बी का करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ਤੁਹਾਡੀ वॉइस माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल, खुश ने। थैंक यू वेरी मच डियर अली बेग। लेविश सैलॉन बहुत अच्छा जा रहा है ये नावल भी, थैंक यू वेरी मच लेविश सैलॉन। सोनम खान सलार वाली नावल तो मैं 3 बार रीड कर चुकी हूँ, बहुत मज़ा है। थैंक यू वेरी मच सोनम, आप इतनी दफ़ा इसको सुन चुके हैं, वाकई वो नावल बड़ा फंटेस्टिक है। मैं पता नहीं कितनी दफ़ा रीड कर चुकी हूँ। एमिर बहुत अच्छा नावल है, बहुत फ़नी है। इन सब कज़न के सीन सुनते बहुत हंसी आती है। आपकी तरह हम भी इंजॉय करते हैं। आपका फेवरेट नावल है तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। मज़ीद एपिसोड सुनकर यकीनन हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। थैंक्स एमिर। अबू बकर शवाल नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अल्ताफ़ अहमद अच्छा नावल, तो थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। अच्छा आप ये सुन रहे ज़िंदगी धूप तुम घना सा आया। आई एम ह्यूमन गर्ल्स टॉक भी बड़े मज़े की थी, थैंक यू वेरी मच आई एम ह्यूमन। डाइनिंग टेबल पर जो टकरार बड़ी मज़े की थी, थैंक यू वेरी मच आई एम ह्यूमन। अल्ताफ़ अहमद रानी की चच्ची बड़ी ही लानती किस्म की औरत है, ऐसी औरत को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बाय द वे नावल अच्छा है और मैं 2 साल बाद सुन रही हूँ। कोई नहीं रानी, रुखसार होता है, चलता है दुनिया। चलिए आपको अब मिल गया, आप अब सुन लें। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। फरजाना चौधरी कुछ ज़्यादा ही रूम डिटेल्स दी हुई हैं फजूल में। बस यार, हर बंदे का अपना लिखने वाला राइटिंग स्टाइल होता है, उन्होंने ज़्यादा एलेबोरेट करके बताया हुआ है। बुशरा आज़म वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ही मज़े ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच बुशरा। आमरा तो फैल It's my first comment. You are my first and favorite narrator. I didn't listen another narrator. I listen minimum 2 to 3 novels regularly. Now I decided to comment on it. I agree with your thoughts. I don't like this topic. At the end, please read Sulphide novel if you have a time. Thank you very much, Amra.
कि आप सिर्फ मुझे सुनती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। उम्मीद है मैं आपको आगे भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी और आप सुनती हैं डेली, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप कमेंट भी किया करें ताकि आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहे, मुझे भी पता चले कि भाई मेरे चैनल पे आमरा आती है। बाकी सल्फ़ाइट नावल का ये प्रॉब्लम है, परमिशन इशू है। जो FP राइटर्स हैं उनको परमिशन नहीं देते, बहुत कम राइटर्स हैं जो परमिशन देते हैं। अगर परमिशन मिली तो ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ऐसा है कि मुझे इजाज़त है, कमेंट सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचे। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।